Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today I am teaching you the most important chapter in history. When people rebel, 1857 and after. Now I am starting my session. Policies and the people. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and action that harm their interests or go against their sentiments. तो क्या पॉलिसीज थी पीपल के बारे में यानी लोगों के बारे में अंग्रेज़ों के, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काम थे उनके कारण कैसा इफ़ेक्ट पड़ा था राजाओं, रानियों और जो पीजेंट्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, ट्राइबल्स थे, उन पर क्या इफ़ेक्ट हुआ कंपनी के पॉलिसी के कारण, वो हमने देखा ही है। तो उन्होंने सेंटिमेंट के साथ खेला था। जो लोग थे उनके सेंटिमेंट के साथ खेल कर उनको हार्म यानी ईजा पहुंचाई थी, यानी उस उनको दुख दिया था लोगों को। तो अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, नवाब्स लॉस देयर पावर। तो नवाब जो थे उनका पावर तो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में उनका क्या हुआ था, वो पराभूत हो चुके थे अंग्रेज़ों से। तो उनका पावर खत्म हो चुका था। सिंस द मिड 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. तो नवाब का अधिकार कैसे ख़त्म हुआ, तो हमने देखा ही है पहले। तो सिंस द मिड 18th सेंचुरी का जो काल था, उस वक्त राजा और नवाबों का पावर क्या हुआ था, ख़त्म हो चुका था। और उनकी जो अथॉरिटी, अधिकार और ऑनर, उनका जो मान था वो ख़त्म हो चुका था, कुछ नहीं रहा था। छोटे छोटे पार्टों में उनका राज्य छिन्न विचिन्न हो गया था, उनका फ्रीडम ख़त्म हो चुका था। तो और उनका जो रेवेन्यू और टेरिटरी पर जो अधिकार था, रेवेन्यू यानी जो टैक्स वगैरह वो लोगों से लेते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और टेरिटरीज बहुत ही यानी पार्ट में बढ़ चुकी थी। तो उनका लगभग अधिकार जो था वो वैनिश हो चुका था। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband, Nana Sahib. The adopted son of Peshwa Balaji Rao II pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. तो रानी लक्ष्मीबाई ने दूसरा एक दत्तक लिया था ना, कौन सा, पेशवा बालाजी राव, जो कि दत्तक लिया था। और उसके मरने के बाद उसकी जो अथॉरिटी है कंपनी के पास आ गई। अवध was one of the last territories to be annexed in 1801. Subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. तो 1801 में अवध का जो राज्य था, वहाँ पर सब्सिडरी
अलायंस यानी जो तैनाती फ़ौज थी वो स्वीकृत की गई या वहाँ पर भेजी गई। और 1856 में वो सब कुछ जो राज्य था वो ब्रिटिश के अंडर कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने, और वो टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर आ गई। और वहाँ पर सभी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश कंपनी के अंडर आ गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company in 1849. तो कंपनी ने शुरुआत की कि कैसे मुग़ल डायनेसिटी ख़त्म करेंगे, और उन्होंने ख़त्म भी कर दी जल्दी। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. तो 1849 को गवर्नर लॉर्ड डलहौसी ने क्या कहा कि डेट ऑफ बहादुर शाह यानी बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुग़लों के सल्तनत के वारिस थे, उनके डेथ के बाद उनकी फैमिली कहाँ शिफ्ट की जाएगी? लाल किले से दिल्ली को शिफ्ट की जाएगी। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes. लॉर्ड बहादुर शाह के मृत्यु के बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि उसके बाद यदि लॉर्ड जफ़र बहादुर शाह मर जाते हैं तो उनके बाद जो कोई राजा का पद होगा वो नष्ट होगा, और उसकी जगह जो कोई नया आएगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रिंसेस कहा जाएगा। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। तो उसके बाद हम पॉइंट देखेंगे द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। तो क्या हालत थी उनकी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generation. तो ये ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे? टैक्सेस लेते थे कंट्री साइड के पीजेंट द्वारा और किसानों द्वारा। तो किसानों से और पीजेंट से वो टैक्सेस लेते थे, मगर क्या हुआ, वो रकम ही इतनी ज़्यादा थी कि वो यदि उतना टैक्स नहीं जमा हो तो वो पैसे इन्हें जमा करने पड़ते थे, यानी ज़मींदार और जो अदर मनी लेंडर्स थे उनको। द इंडियन सिपाहीज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकॉन्टिनेंट. दे वेयर unhappy about their pay allowances and condition of service, some of the rules. और वही बात थी, जो सिपाही उनके फ़ौज में काम करते थे ब्रिटिशों के, उनको भी अच्छी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, और कम पैसों पर उनको काम करना पड़ता था। Allowances and conditions of service, some of new rules more violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many peoples in country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste? तो उस वक्त कोई जो सिपाही ब्रिटिशों के यहाँ काम करते थे, तो यदि वो सी को पार करेंगे, सी यानी समुद्र को पार करेंगे, तो वो अपना धर्म और जात खो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता था। सो व्हेन इन 1824 द सिपाही वे आर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय follow the order through they agreed to go by the land route. They were severely punished and since the issue did not die down. तो उन्हें बर्मा को जाने के लिए कहा था अंग्रेज़ों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, मगर वो लैंड रूट से गए, और इसी के कारण उन्हें पनिश कर दिया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट
die down. और ये इशू यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ. In 1856, the company passed a new employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. तो कंपनी ने नया रूल पास किया. क्या था वो रूल? तो वो आर्मी को एग्री करना ज़रूरी था. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread among the Sepoys. तो सिपाही जो थे, many of Sepoys क्या थे, पीजेंट्स के फैमिली से कनेक्ट थे. तो वो जो पीजेंट का रिबल था वो इन सिपाहियों से कनेक्टेड था. तो वो जो रिबल वो फैल कर सिपाहियों तक पहुंच चुका था. रिस्पॉन्सेस टू reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and encourage the remarriage of विधवा. तो वहाँ उस वक्त ब्रिटिशों ने कुछ ऐसे कायदे कानून पास किए थे कि उस कायदे कानून में एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया था, सती, यानी जिसका पति मर जाता है ऐसी औरत, जिसका पति मर जाता है ऐसी औरत, और मरने के बाद उसको पति के साथ चिता में मरना पड़ता है, यानी उसे चिता में डाल दिया जाता है. तो ये चाल अंग्रेज़ों ने बंद करने का कायदा पास किया. और विडवाज, रीमैरिज विडवाज, यानी जिनका पति मर गया है उन विधवाओं का फिर से विवाह करना, उसे रीमैरिज ऑफ विडवाज कहते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड आफ्टर 1830. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको प्रमोट किया गया, प्रोत्साहन दिया गया. 83 के बाद द कंपनी अलाउड Christian missionaries to function freely in this domain and even on land and property in 1850. तो कंपनी ने क्या किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रोत्साहन दिया अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार करने के लिए, और उनको कुछ ज़मीन भी दी इसके लिए यहाँ पर वास्तव्य करने के लिए. In 1850, a new law was passed to make conversation in Christianity easier. This law allowed an Indian who has converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion. और इस कारण ये क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म प्रसार था वो अपने धर्म को बहिष्कृत कर रहा है, ऐसे इंडियंस को लगा, और उन्हें लगा और हमारा जो धर्म है वो अब ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा उनके मन में बैठ गया. और इसके कारण क्या हुआ? देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके जो सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ वो ख़त्म हो रही है, ऐसा उनको लगा. देयर वेयर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस who wanted to change existing social practices. You will read about these reforms and reform movements in chapter 7. इसके बारे में आप chapter 7 में देख सकते हैं. तो अब हम देखेंगे through the eyes of the people. तो लोगों के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम देखेंगे to get the glimpse of what people were thinking those days about British rule. Study source 1 and 2. तो सोर्स यानी पहला माध्यम देखेंगे द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. उसके 84 रूल्स हैं. तो हम यहाँ पर देंगे गिवन हियर excerpts from the book माझा प्रवास written by विष्णु भट्ट गोडसे. तो कई लोगों ने ऐसी कुछ किताबें लिखी है, उसमें द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ के भी देख सकते हैं. A Brahman from a village in Maharashtra, his uncle had set out to attend a yajna being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed down the journey because massive upheaval was going to break out there 3 days
the सिपाही said. तो विष्णु भट्ट ने क्या काम किया है यहाँ पर हमने देखा कि वो बहुत से सिपाहियों को विज़िट कर चुके थे कि उन्हें पता था कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं. द इंग्लिश वे आर डिटरमाइंड टू वाइप of the religious to Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and the princes in Calcutta. तो 84 रूल्स बनाए थे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश और हिंदू जो सिपाही थे उनके कनेक्टेड. दे सेड दैट द किंग्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज रूल्स एंड वार्न्ड द इंग्लिश ऑफ द dire consequences, massive upheaval if these are implemented, that the kings of return their capitals in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed to war, religion, and the secret plan of the curriculated from the cantonment in merit by later sent to the different cantonments. तो ये ब्रिटिशों का जो ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी किसी को भी अच्छी नहीं लगी. तो सभी ने क्या किया, एक बैठक की और उसमें प्लान बना दिया कि कैसे वो उठाव करेंगे अंग्रेज़ों के विरुद्ध. उनका उन्होंने फिक्स वॉर यानी फिक्स एक सीक्रेट प्लान बनाया और उसके बाद उन्होंने वो मेरठ में मेरठ से डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में भेज दिया, वो जो प्लान था. और अब देखेंगे सोर्स 2. देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. तो एक्साइटमेंट थी हर एक रेजिमेंट में. Another account we have from those days are the memories of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1820 as a sepoy in the Bengal Native Army. He served the English for 48 years, retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was rebel and was killed by the British in front of his eyes. तो ये जो सूबेदार था सीताराम पांडे, वो ब्रिटिशों के यहाँ काम करता था और वो अब रिटायर हो चुका था 1860 में. तो वो उसका जो बेटा था वो ब्रिटिशों के यहाँ काम करता था और ब्रिटिश के उसके सामने ही उसका बेटा मर गया. तो ऑन रिटायरमेंट ही वॉज persuaded by his commanding officer Norgate to write his memories. He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated into English and it had published under the title From Sepoy to Subedar. तो उसने इसके बारे में जो स्टोरी हुई है उसके जीवन की, उसने 1861 में अवधि एंड नॉर्गेट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एक कथा थी, वो उसने लिखी है. सीताराम हियर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम पांडे रोड. तो क्या लिखा है? It my humble opinion of the seizing of the outfield in the minds of the sepoys with district and led them the plot against the government agents and the Nawab Awad, also of the kings of Delhi, were sent all over the India discover the temper of the army. तो ये आर्मी का टेम्पर क्यों बढ़ा, इसका कारण वहाँ उसमें बता दिया है. दे वर्कड अपॉन द फीलिंग ऑफ द सिपाहीज. क्योंकि अंग्रेज जो काम करते थे वो सिपाही के फीलिंग से कनेक्टेड था. टेलिंग देम हाउ treacherously the foreigners and behaved towards their king. They invented 10,000 lies of the promises to persuade the soldiers of mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the emperor of Delhi to throne. They maintained that this was wholly within the army powers if the soldiers would only act together
and do as they were advised. तो इस म्यूटिनी जो उठाव था, तो ये जो सोल्जर्स थे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया ये हम सॉस टू में भी सॉस टू जो है अभी इसमें भी कुछ देखेंगे. In change that about his time, the Sardar sent the parties of men and each regiment to different garrisons and instructions to be used. The new refill these men performed the new drill for some time until the report got about some men of the others that the cartridges used for these new rifles were ग्रेसल्स एंड फ्लैट काउस एंड पिग्स. तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण था वो जो कारतूस थे उनको गाय और जो डुक्कर थे उनके चर्बी का आवरण कारतूस पर लगाया गया था, और वो धर्म के खिलाफ था. हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उनके, तो यही एक धार्मिक कारण हो चुका था. और उसके बाद उस 1857 का उठाव छिड़ गया था. सम मैन पॉइंटेड आउट दैट द 40 years सर्विस नथिंग हैड एवर सीन डन बाय द सरकार इन सर्च ऑफ देयर रिलीजन, बट एज हैव early mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizures of Awadh. Interested parties were quick to point out the great aim of the English was to turn us into Christians, and they had therefore introduced the cartridge order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. The Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even could not fail to see, would pass off as it had done before, and recommended me to go my house. तो यही एक कारण हुआ कि वो जो कारतूस था वो एक धार्मिक भावना से कनेक्टेड था हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे उनसे, और उनकी भावना को ठेस पहुंच रही थी, तो उन्होंने नकार दिया वो कारतूस दांतों से निकालने के लिए. अब हम देखेंगे अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन. म्यूटिनी यानी क्या? व्हेन सोल्जर एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी. एक ग्रुप होता है सोल्जर का जो कि उस ग्रुप ने डिसओबे कर दिया ऑफिसर की आज्ञा का. यानी यदि कोई ऑफिसर आज्ञा देता है तो आज्ञा यानी आज्ञा देता है तो उसका पालन नहीं किया. तो क्या हुआ उसके बाद हम देखेंगे. थ्रू द स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड रूल आर नॉट अनयूजुअल. समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट widespread as a popular resistance, so that the power of the stage break down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise against the enemy at the same time. For such a situation, develop people how to organize, communicate, take initiative, display the confidence to turn the situation around. तो एक बड़ा ही कॉमन एनिमी जो है सबका, तो वो है अंग्रेज़. और उस अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए एकत्र आए थे ये सब कुछ जो सिपाही थे, और उनका जो ऑर्डर था उन्होंने डिसओबे कर दिया था, यानी आज्ञा का पालन नहीं किया था उनके वरिष्ठ अधिकारी के. सच सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया in 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. तो 1857 में जो रिबेलियन हुआ उतना बड़ा रिबेलियन कभी नहीं हुआ था इतिहास में. तो उसका परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी भुगत रही थी. Threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंट था, सिपाही और सामान्य व्यक्ति और हर एक इसमें शामिल था। राजा राजा वगैरह सब कुछ जो समाज के विभिन्न अंग थे वो इसमें कनेक्ट थे। ये सबसे बड़ा रिबिलियन था 1857 का, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मैं प्रशांत जाधव यहाँ पर अपना ये सेशन ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।